बाजार बोलता है। इसमें हम देख लेते हैं एफआईआईज का डेटा और उसके बाद पढ़ते हैं कि आज किस तरह का ग्लोबल मार्केट से क्यूज मिल रहे हैं। तो एक बार एफआईआईज का डेटा देखने से शुरुआत करते हैं। तो एफआईआईज ने कल 2300 करोड़ रुपए की सेलिंग की है और डीआईज ने कल 2700 करोड़ रुपए के करीब की बाइंग की है, 2692 करोड़ रुपए। लेकिन ग्लोबल इंडिसीज का हाल किस तरह का है वो भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ग्लोबल इंडिसीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन आजकल के मार्केट में इंडियन मार्केट एक तरफा गिर रहा है, तो ग्लोबल इंडिसीज आज थोड़ा रोल प्ले कर रही हैं, क्योंकि डाउ कल बंद हुआ 0.7% नीचे। वहाँ पर टेस्ला के जो रिजल्ट्स आए थे उसका इम्पैक्ट था कि टेस्ला का अकाउंट कल करीब 10% गिरता हुआ दिखाई दिया। शंघाई में करीब 0.25%, हैंगसेंग में करीब 1% की गिरावट, निकाई में करीब 1% की गिरावट, कोस्पी में करीब 0.25% की बढ़त बनी हुई है। तो एशियन मार्केट्स ज़्यादातर रेड मार्क में है, उसका एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जिनमें की अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। तो टॉप गेनर्स में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, देखिए कल की जोरदार पिटाई के बाद आज बाउंस बैक करता हुआ काउंटर करीब 8.5% ऊपर। अनंतराज आफ्टर रिजल्ट्स करीब 6% ऊपर। फिनिक्स लिमिटेड यहाँ पर करीब 5.25%, मेट्रो ब्रांड्स 5%, डेल्टा कॉप में करीब 5% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। काफ़ी कुछ जो फुटवियर के शेयर्स हैं उनमें एक अच्छी तेजी है। मिर्जा इंटरनेशनल जैसे काउंटर भी करीब 14% ऊपर है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में अपनी तेजी को खो चुके हैं या गिरावट में है। तो AIIL करीब 10.5% नीचे, फोर्स मोटर करीब 9.5% नीचे, पैसा लो करीब 6.25%। कल तेजी थी, आज गिरावट आ गई। कैफिन टेक आफ्टर रिजल्ट्स यहाँ पर 6% की गिरावट। APL अपोलो करीब 5% नीचे आ रखा है। अब देखते हैं क्या कुछ खबरें हैं और उनका क्या इम्पैक्ट होगा। तो जो बड़ी खबरें हैं उसमें पहले टैरिफ डील से ही अपडेशन लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये लगभग क्लियर कर दिया है कि बेसलाइन टैरिफ जो होगा 15% होगा, यानी कि हर कंट्री को 15% टैरिफ तो देना ही होगा। ये उन्होंने क्लियर कर दिया, ये एक अच्छी बात भी है। देखिए सभी को क्लियर हो, सब जो भी डील करने जा रहे हैं उनको ये पता हो कि 15% का बेस टैरिफ है, उससे ऊपर ही डील होगी या मिनिमम होगी तो 15% पर डील होगी। तो ये एक सभी के लिए क्लैरिटी आ जाएगी बिजनेस लेवल पर। साथ ही उन्होंने पहले जो बेसलाइन टैरिफ रखने के संकेत दिए थे वो 10 से 15% के थे। अभी भी जो उनका मानना है, कह रहे हैं कि जो गरीब अफ्रीकी देश हैं, लैटिन अमेरिकन देश हैं, उनको 10% टैरिफ के ब्रैकेट में रखा जा सकता है, लेकिन जो इनसे ठीक ठाक व्यापार होता है उनको तो 15% मिनिमम टैरिफ देना ही होगा। अधिकतम दर 50% भी वो चार्ज कर सकते हैं। जिन कंट्रीज से उनके अच्छे रिलेशन नहीं है और बिजनेस है थोड़ा बहुत, तो उनके साथ वो 50% दर भी रख सकते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी अपने स्टेटमेंट से यू टर्न कर लेते हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा रेशनल बात कर रहे हैं हर देश के साथ। तो उन्होंने कहा कि ट्रेड पर बातचीत संभव भी नहीं है, इसलिए हम एक टैक्स लगा देंगे, एक टैरिफ लगा देंगे जो कि हर देश के लिए समांतर होगा। तो उसमें वो कंट्रीज़ के नाम दे देंगे कि इतनी % मिनिमम दर हर कंट्री को देनी होगी। यूरोप से ट्रेड डील पर बातचीत अंतिम दौर में है। तो ये कुछ एक ट्रेड डील से जुड़े हुए अपडेट और टैरिफ से जुड़े हुए अपडेट। प्रशांत सर कैसे देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के अब जो स्टेटमेंट आ रहे हैं? ये बेसलाइन टैरिफ अगर 15% है, अभी जो हाल फिलहाल में डील हुई हैं, लाइक जापान की डील हुई 15% पर, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन सभी ने भी जो डील की है वो 18-20% के ब्रैकेट में जाकर की है। तो क्या लगता है अब इंडिया को डील करना आसान हो जाएगा इन सब चीज़ों को देखकर, शर्तों को देखकर? आई थिंक यस, जिस तरीके से जो फ्लोर प्राइस लगा दिया है, फ्लोर रेट लगा दिया है ऑलमोस्ट 15% का, विच इज ठीक ठाक ही है, मतलब नथिंग बैड अबाउट दैट। बट हम लोग कितने अच्छे रहेंगे फॉर आवर कॉम्पिटिटर्स, मतलब चाइना के सामने हम लोग कितने बेटर रहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग वियतनाम के साथ कितने बेटर रहेंगे, बांग्लादेश से कितने बेटर रहेंगे, जापान और जो अदर डेवलप्ड कंट्रीज से इंडिया कितना बेटर रहेगा इन टर्म्स ऑफ रेट, वो बहुत इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगेन देखो, बहुत दिनों से ये बोल रहा था कि इंडिया विल गेट अ वेरी बेस्ट डील। अगर बेस्ट डील अगर सबको 15% दे रहा है तो आई थिंक इंडिया इज नॉट हैप्पी विद दैट। तो वही मुझे लग रहा है कि आप देखो मार्केट में भी जो रिएक्शन देख रहा हूँ, 200 पॉइंट्स निफ्टी डाउन है। सो इंडिया इज नॉट हैप्पी विद व्हाटएवर ट्रम्प इज सेइंग राइट नाउ। वी शुड गेट अ बेटर डील, maybe in the range of 10 to 12%, not 15 and above। मुझे लगता है 15 के नीचे और 12 के आसपास अगर मिलता है तो ही कुछ बेटर डील रहेगा इंडिया के साथ। जो लास्ट 6 महीने से जो बोल रहा है कि इंडिया विल गेट द बेस्ट डील, इंडिया विल गेट द बेस्ट डील, अगर सबको सिमिलर 15% लगा रहा है तो इट्स नॉट अ बिग ग्रेट डील फॉर इंडियन मार्केट। बट ओवरऑल
मुझे लगता है अभी भी ये अनसर्टेनिटी जारी रहेगा। अगस्त फर्स्ट तक ये बहुत क्लैरिटी अभी तक मिलेंगी नहीं। और अब जैसे बताया आपने कि ट्रम्प साहब एवरीडे नए डायलॉग्स मारते हैं, वो शायद शायद कभी कभी यू टर्न भी मार देते हैं, तो शायद ये वॉलेटिलिटी, ये अनसर्टेनिटी मार्केट्स को पसंद नहीं है, तो वही रीजन से मार्केट अंडर प्रेशर रहा हुआ है। इस बीच अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अंशुल जैन साहब जुड़ चुके हैं, हेड ऑफ रिसर्च हैं लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट के। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग अंशुल जी। नमस्कार प्रशांत भाई। प्रशांत जी भी आपसे कुछ बोल रहे हैं। वही गुड मॉर्निंग बोल दिया। आवाज बहुत स्लो आ रही है सर। आज आज बहुत क्लीन शेव और एकदम स्मार्ट बन के आ गए। आज राजा बच्चा बनकर आए। आज फ्राइडे है तो शायद कुछ प्लान भी रहेगा। बीवी ने तैयार करके भेजा है कंघी अंगी करके। आई विश अंशुल जी यू शुड बी लाइक दिस एवरी डे। अंशुल जी भाभी जी को बहुत भी रहता हूँ, भाभी जी को बिल्कुल याद रखते हैं। आज अलग ही जलवा है आज। अब देखो प्रशांत जी को आप पसंद आ रहे हो। सर नया चश्मा लिया है, वो वाला फ्रेम हटा के नया। अच्छा, बिल्कुल ठीक। कुछ तो नया है, ऑब्जर्वेशन अपना है हमारे ऊपर। तो अंशुल जी, नए चश्मे में क्या दिख रहा है मार्केट? नए चश्मे में नाराज फूफा दिख रहा है सर। डील ही नहीं कर रहा है, रोज बिना ठोके पड़ा है। तो अभी फूफा जी कब मानेंगे? निफ्टी कब मानेगी सर? कहां तक गिरेगी अभी? लग नहीं रहा सर। कल जिस हिसाब से 25,255 पे फेलियर दिया है, आज कुछ ना कुछ रिकवरी आनी चाहिए थी प्रीवियस डे लो स्वीप करते हुए, लेकिन गैप के साथ खुला है और कंटिन्यूअसली ओपन हाई के साथ खुला है और गैप के साथ खुला है। तो ये पहला ही टारगेट इसका नीचे 24,862 का जो टेस्ट हो गया है। अगला मेजर स्विंग लो 24,733 पे है, तो 24,733 खुलते हुए दिख रहा है। अगर हम वापस से आज के स्विंग लो 24,877 के ऊपर नहीं क्लोज करते हैं, ये अब बहुत लंबा खिंचता जा रहा है। अब अगर ये ट्रेड डील नहीं हुई ना, तो मार्केट में अब नर्वसनेस अपने चरम पे पहुंच जाएगी। तो नर्वसनेस अब चरम पर पहुंच रही है, और ये 2-3 दिन से जो चीज़ हो रही है, भले ही इंडिया ने यूके के साथ ट्रेड डील कर ली हो, लेकिन उससे मार्केट ज़्यादा फ्यूल नहीं ले पा रहा है। लेकिन एक सेक्टर आज जो कि लाइमलाइट में है वो है फुटवियर और टेक्सटाइल। यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। प्रशांत सर, मिर्चा इंटरनेशनल और मेट्रो ब्रांड जैसे काउंटर आज चले हुए हैं। इंडिया यूके डील भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनके फेवर में जा रही हैं। सर, कैसे देख रहे हैं फुटवियर काउंटर्स को? वेरी पॉजिटिव सर। आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि यूके और इंडिया के जो ट्रेड डील में टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और ये जो लेदर इंडस्ट्रीज पे मेजॉरिटी ऑफ टैक्सेस को ऑलमोस्ट कम कर दिया। मतलब जहाँ पे 90% था या 70% था, ऑलमोस्ट 3 to 10% के रेंज में ला चुके। तो these sectors will get a lot of benefits because we have a lot of exports opportunity for them। तो उनका जो एक्सपोर्ट सेगमेंट रहेगा कंपनीज के, तो वहाँ पे अच्छा खासा शायद डिमांड आ सकता है, एंड दे विल बी बेनिफिटिंग आउट ऑफ दैट। अदर देन दिस, मुझे लगता है केमिकल और फार्मा में भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है, जहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज, पीआई इंडस्ट्रीज उनका या लुपिन का थोड़ा सा यूके के साथ थोड़ा सा अच्छा बिजनेस एक्सपोजर है। तो इवन फार्मा एंड केमिकल आल्सो डूइंग गुड। अंशुल भाई, एक शेयर देखो, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कल 28% तक टूटा, 52 हफ्तों के लो पर गया। एक CERC की जो डिसीजन था उसकी वजह से कल इस काउंटर में जोरदार गिरावट देखने के लिए मिली थी, लेकिन आज इस काउंटर में तेज बाउंस बैक है करीब 9% का। सर, कैसे देखें, ये आज का बाउंस बैक फंसाने वाला है या कल एक अपॉर्चुनिटी थी जो लोगों ने मिस कर दी? सर, कल देखिए 158 का मेजर सपोर्ट था जो लगभग 1-1.25 साल से होल्ड कर रहा था, उसको बड़े वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। अब प्रॉब्लम ये, कल वॉल्यूम जितना था आज वॉल्यूम उससे डबल ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट उससे ज्यादा है। 1047% वॉल्यूम राइज है, बट प्राइस चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो केवल इनसाइड बार है। कल का जो पूरी सेल ऑफ था उसका मिड भी क्रॉस नहीं हुआ है, और अगर इसको अपसाइड बनानी भी है तो बेयर मिनिमम 158 निकालना जरूरी है। इस चीज के साथ मैं आपको एक चीज नोट करा देता हूँ, MGL IGL जब उसमें इस टाइप की खबर आई थी और स्टॉक एकदम से गिरे थे, उसके बाद से आप देख लीजिए 2-4 दिन कंसोलिडेट करके फिर लंबी गिरावट आई थी। नवंबर 24 में बॉटम बना था, उसके बाद से अभी तक ये जुलाई 2025 आ गया, MGL IGL ने बहुत कुछ किया नहीं है।
तो पूरी फॉल आई थी उसका 25-30% रिट्रेसमेंट करके वहीं पे पड़े हैं। जब भी कोई खराब न्यूज के साथ स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, वापस रिक्लेम करने में बहुत समय लग जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। आज बजाज फाइनेंस आफ्टर रिजल्ट्स प्रशांत सर गिरा हुआ है, अभी इस पर क्या करना चाहिए? देखो, रिसेंटली मैं हमेशा ये देखा हूँ कि जब भी कोई बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन होता है, जैसे कि बोनस हो या स्प्लिट हो, उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक में अंडर प्रेशर होता ही है। प्लस उसका जो Q1 अर्निंग्स है, वहां पे जो मैंने हेडलाइंस पढ़े हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एसेट क्वालिटी पे क्वेश्चंस रेज हुए हैं और ग्रोथ पे भी क्वेश्चंस रेज हुए हैं, तो दैट इज गिविंग सम काइंड ऑफ प्रेशर टू द स्टॉक। बट मुझे लगता है कि 880 870 तक ये स्टॉक आया तो अच्छा अच्छा है। मतलब मुझे लगता है कि एनबीएफसी एज ए सेक्टर अगले 12 महीने के लिए बहुत पॉजिटिव हो। और ऑब्वियसली बजाज फाइनेंस इज द लीडर इन द सेक्टर विद 6 लाख करोड़ मार्केट कैप। मुझे लगता है कि एवरी डिप पे बाई करना चाहिए, बट आज का जो रिएक्शन है वो एसेट क्वालिटी पे ज्यादा है। ठीक है, एक और खबर जो कि मार्केट में है और वो उनके फेवरेट काउंटर पर है, वो है सुजलॉन पर। हालांकि उसके साथ नुवामा की भी खबर है। नुवामा और सुजलॉन की F&O में एंट्री हो रही है। 1 अगस्त से दोनों के F&O खुल जाएंगे, दोनों में ट्रेड हो पाएगा फ्यूचर एंड ऑप्शन में। 12 साल बाद सुजलॉन की फ्यूचर एंड ऑप्शन में एंट्री हो रही है। मार्च 2013 में F&O से बाहर हो गया था सुजलॉन, उसके बाद अब जाकर इसको रेस्पेक्ट मिला है। अंशुल भाई, क्या लग रहा है सुजलॉन में? तो सुजलॉन अभी कंसोलिडेशन में चल रहा है, अभी इसको और टाइम वाइज करेक्शन पूरा होना बाकी है। हमने डिस्कस भी किया था कि ये कहीं भी 61-62 से लेके 58 की जोन में प्राइस वाइज करेक्शन कंप्लीट कर लेगा, बट टाइम वाइज करेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी काफी लंबा ये टाइम वाइज करेक्शन चलेगा। बट जिस आपका स्ट्रक्चर है, जब भी टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट करके मोमेंटम आएगा, 80 रुपए 50 पैसे तक के टारगेट मिल सकते हैं। अब ये टाइम वाइज करेक्शन को थोड़ा सा शॉर्ट F&O में आने की वजह से किया जा सकता है, क्योंकि कहीं भी शॉर्ट पोजीशंस अगर ट्रैप हुई तो वो फिर शॉर्ट कवरिंग में जल्दी से ऊपर निकल जाएगा। तो ये पॉजिटिव हो सकता है स्टॉक के लिए कि जो हम लंबा समय मान रहे हैं F&O में आने के बाद, वो समय थोड़ा सा शायद छोटा हो जाए। ठीक है, नुवामा पर प्रशांत सर आपकी राय? सर ओवरऑल सेक्टर वाइज तो बहुत पॉजिटिव हूँ, बट मैंने एक ऑब्जर्व किया है मेरे एक्सपीरियंस से, जब भी कोई स्टॉक अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स इमीडिएटली उसको जो F&O में लाते हैं, तो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए तो ये कंसोलिडेटेड जोन में चले जाते हैं और रिस्क बढ़ जाता है। मतलब आप देखो, जब भी कोई छोटा सा भी नेगेटिव आप अज्यूम करो, नुवामा का न्यूज अगर अभी अभी आता, मतलब आफ्टर द स्टॉक गेट्स इनटू F&O, और जो जेनी स्ट्रीट का जो न्यूज आता, जो 5-10% गिरा, तो शायद अगर F&O में आता तो सब 20% 30% भी गिर सकता है। सो गेटिंग इनटू डेरिवेटिव सेगमेंट और कोई भी सिमिलर नेगेटिविटी आ जाती है स्टॉक में, तो यू विल हैव अ वेरी ड्रास्टिकल रिएक्शन। पॉजिटिविटी कम होती है बट नेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है। तो आई एम वेरी मच नेगेटिव ऑन बोथ Suzlon as well as on Nuvama once it gets into derivative segment. So थोड़ा भी नेगेटिव आता है तो मैं स्टॉक में बहुत प्रेशर आ जाता है। अच्छा सर, जब नेगेटिविटी आ रही है तो सुजलॉन पर आपका जो टारगेट है 81 का, आई बिलीव 80 की रेंज में था ना आपका, वो मेंटेन रहेगा या अभी उसमें भी कुछ फेरबदल करना चाहेंगे? देखो, लॉन्ग टर्म के लिए ये 75-80 तो है ही है, बट अगेन शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा गैप ओपन हो जाता है फिर से 55-58 की तरफ। तो मैं ज्यादा अग्रेसिव हो जाता हूँ अगर 55-58 के पास आता है, बिकॉज वहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम हो जाता है और रिवॉर्ड बेटर बन जाता है। बट टाइम बीइंग आगे अगर Q1 Q2 में अगर थोड़े भी नंबर्स खराब आए या सेक्टर वाइज कोई भी अनाउंसमेंट हुए, यूएस में हो या इंडिया में हो या गवर्नमेंट से हो, तो ये स्टॉक ज्यादा रिएक्ट करेंगे, वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला जो सेगमेंट है उसमें है अनिल अंबानी शेयर। देखिए, अनिल अंबानी शेयरों में फिर निवेशक फंस गए और कई बार हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं सभी ने जनरली ये बोला कि भाई अनिल अंबानी शेयरों पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, और एक बार फिर ट्रस्ट टूटा है। ईडी की जांच उन पर बैठ गई है। 2850 करोड़ रुपए के निवेश से जुड़ा हुआ मामला है और यस बैंक के बॉन्ड में एक संदिग्ध निवेश हुआ था जो उनके कुछ बॉन्ड से रिलायंस म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, जिसकी वजह से अब ईडी छापेमारी कर रही है, जांच कर रही है। अंशुल भाई, ये बताएं, अब देखिए आपने हमेशा मना किया, आई रेस्पेक्ट इट, कि जो आप हमेशा बोलते थे कि सर मैं अनिल अंबानी शेयरों को हाथ नहीं लगाता, और अब जिन्होंने हाथ लगाया उनके हाथ जल रहे हैं कहीं पर। उन टेक्निकल लेवल पर खासतौर से रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा, ये दो शेयर ऐसे हैं जहां पर कि लोग अक्सर फंस जाते हैं, अब भी फंस गए हैं, डाउन सर्किट चल रहे हैं, क्या करें, कहां रुकेंगे? तो देखिए, रिलायंस इंफ्रा में 362 का मेजर सपोर्ट था,
इसके टूटने के बाद 319 का टारगेट खुलना था, तो आज गैप के साथ टूटा है, लोअर सर्किट है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नहीं। और मोस्ट लाइकली अगर इसी तरीके जो इतिहास रहा है अनिल अंबानी का, आप मान के चलो कि ये कल भी गैप डाउन में अगर 319 के आसपास खुलता है तो मेरे को सरप्राइज नहीं होगा। 319 अगर नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो ये स्टॉक में फिर ज्यादा, बहुत ज्यादा मंदी गहराएगी। तो 319 के आसपास देखेंगे एक दो दिन क्या करता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। बट 319 तो आते हुए दिख ही रहा है। दूसरा आर पावर, इसमें भी दिक्कत है ही। आर पावर भी आपको याद होगा, मैं 15-20 दिन से बोल रहा हूँ कंसोलिडेशन में है। गलती से भी अगर 61 के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो फिर स्टॉक में काफी डाउनसाइड खुलेगी 46 ऑड लेवल्स तक। दैट बीइंग सेड, मेरी अभी भी कोई बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट किसी तरह की सलाह नहीं है। मैं जेपी ग्रुप और एडीएजी ग्रुप को बिल्कुल दूर रहता हूं, देखना भी नहीं चाहता हूं। प्रशांत सर, आपकी राय इन दोनों काउंटर्स पर? देखो, अगर अंशुल भाई ने अगर इतना बोल दिए तो मैं भी अग्री करता हूँ। बट देखो, जिस तरीके से अभी रिसेंटली 2 महीने से दोनों स्टॉक्स परफॉर्म किए थे, बट उससे ज्यादा प्राइस एक्शन हो चुका था, थोड़ा थोड़ा सा मिसमैच था प्राइस एक्शन में और अर्निंग्स में। तो देखो, दोनों कंपनियां थोड़े से लॉस से प्रॉफिट मेकिंग में आ चुके हैं, बट इसके कारण ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल के हिसाब से जा चुके थे। तो मुझे लगता है तो अर्निंग और प्राइस मिसमैच के कारण वन शुड अवॉइड दीज टू स्टॉक्स। ऑब्वियसली अनिल अंबानी का हिस्ट्री है ही है कि जब भी भागता है तो कंटिन्यूस सर्किट में रहता है, और कभी भी नेगेटिविटी आती है तो कंटिन्यूस सर्किट में जाता है। मुझे लगता है कि फिर से ये 45 या 42 तक रिलायंस पावर आ सकता है। वहां पे तक आई थिंक टच तो नहीं करना है, बट अगर किसी को चांस मिले ये जो लोअर सर्किट्स में निकलने के लिए, तो एक बार निकलना चाहिए। देखिए, लोअर सर्किट लगे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आरोप ज़्यादा गंभीर हैं, और आरोप जब तक, अगर आरोप हट भी जाते हैं आगे, पर ट्रस्ट नहीं लौटता है। और अनिल अंबानी और आरोपों का जो सिलसिला है वो कम से कम जो पुराने निवेशक हैं वो सभी जानते हैं। तो इसीलिए वो लोग ट्रस्ट ही नहीं कर रहे थे। अंशुल जी तो इसीलिए दूर से ही भाग जाते थे। अनिल अंबानी शेयर नहीं, मैं नहीं करूँगा कुछ भी, मैं बोलूँगा भी नहीं इन पर, बाय तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा। और आज वो हो भी रहा है, देखिए। लेकिन हाँ, इसमें अपॉर्चुनिटी भी थी। जो लोग, ये वही वाला है सर कि जैसे लॉटरी का टिकट होता है कि निकला तो निकला, ठीक है, नहीं निकला तो फिर पता तो है कि लॉस होना है। तो वही सिचुएशन इस समय हो गई है। लेकिन सर, एक शेयर और कुछ रिजल्ट्स पे भी बात कर लेता हूँ। केफिन टेक, यहाँ पर हम देखें तो रेवेन्यूज़ में 15% का जंप देखने के लिए मिला, नेट प्रॉफिट में 14% का जंप, एबिटा में 14% का जंप, मार्जिन्स में जरूर 50 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली। प्रशांत सर, क्या प्रॉब्लम रही कि आज काउंटर गिर गया? सर ऑब्वियसली मार्जिन आर मोस्ट इंपोर्टेंट आज के तारीख में। अब देखो, Q1 अर्निंग्स पे ज्यादा होप है सबको। मतलब आप दिग्गज लार्ज कैप देखो, दिग्गज मिड कैप देखो, सब में एक्सपेक्टेशन एज बढ़ चुका है कि क्वार्टर नंबर्स में, क्वार्टर एबिटा मार्जिन में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हाई होप्स के सामने ये जो 50 बेसिस पॉइंट से या 100 बेसिस पॉइंट से जो मार्जिन मिस हुआ है, सो दैट इज अ मेजर कंसर्न। और मुझे लगता है कि दैट इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग अटेम्प्ट। ये स्टॉक भगा भी है। आप देखोगे, अगर मई में ये स्टॉक का लो था ऑलमोस्ट 1050 के आसपास, और ये स्टॉक हो गया था 1300 तक जा चुका था। तो मुझे लगता है कि वो एक चीज है, प्रॉफिट बुकिंग जोन के कारण नीचे आ रहा है, और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई था रिजल्ट्स के सामने। सब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी भी बनेगी क्या इस प्रॉफिट बुकिंग में? आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए 1100 के नीचे तक। मुझे लगता है 1100 के नीचे जाने के बाद अपॉर्चुनिटी हंट करना चाहिए। ठीक है। अगला काउंटर अनंतराज, यहाँ पर रेवेन्यूज़ में करीब 25% का जंप देखने के लिए मिला, नेट प्रॉफिट में 38%, एबिटा में 46% का जंप, और मार्जिन्स भी ठीक ठाक बढ़े, 21.8 से 25.4% पर आ गए। प्रशांत सर, मैं पहले फंडामेंटली आपसे जानना चाहता हूँ, अनंतराज के नंबर्स अगर आपने देखे हो तो कैसे दिखे आपको? वैसे काउंटर ने रिएक्शन आज पॉजिटिव दिया है, लेकिन आगे अपॉर्चुनिटी है क्या इस कंपनी के नतीजों को देखते हुए? ऑब्वियसली यस, आउटलुक थोड़ा ऑप्टिमिस्टिकली पॉजिटिव है। जिस तरीके से Q1 अर्निंग्स पे जो होप्स थे थोड़ा सा कम आया हुआ है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये जो स्टॉक खराब होगा यहाँ से। मार्जिन्स अच्छे खासे मेंटेन हुए हैं, और थोड़े से एक्स्ट्रा मार्जिन्स, अल्फा मार्जिन्स बढ़े हुए हैं। इवन इन टर्म्स ऑफ पैट मार्जिन्स थोड़े से डिसेंटली मेंटेन और पॉजिटिव स्ट्रक्चर में आ चुके हैं। तो आई थिंक फुल फाइनेंशियल ईयर में अगर किसी को इसमें पोजीशन लेना है तो मुझे लगता है कि ये जो उसका ऑल टाइम हाई टारगेट दैट कैन बी आल्सो अचीव्ड फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। अंशुल भाई, आपको कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहे हैं अनंतराज के? अनंतराज सर, डिस्क्लेमर दूंगा, सुबह बाई दिया है हमने अनंतराज अपने क्लाइंट्स को,
ओपनिंग में अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट आया था, लेकिन अब मार्केट प्रेशर में आ गया तो अनंतराज भी थोड़ा नीचे आया है। 8-10 दिन की अच्छी लो वॉल्यूम कंसोलिडेशन के बाद आज चला है, वॉल्यूम 276% राइज है। हालांकि हमारे बाई दिए से थोड़ा सा नीचे है, बट एवेंचुअली मेरे को 648 रुपए आते हुए दिख रहा है, तो हमने अभी बाई दिया है, क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, अगला काउंटर ट्राइडेंट, छोटा काउंटर है लेकिन इन्वेस्टर्स के पास काफ़ी रहता है, हमारे पास हमको काफ़ी सवाल भी मिलते हैं। 2% इस कंपनी के रेवेन्यूज़ में गिरावट देखने के लिए मिली, लेकिन नेट प्रॉफिट 90% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, एबिटा करीब 31% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और मार्जिन्स तो ज़बरदस्त था, 12.6 से 16.9। क्यू ऑन क्यू, वाई ओ वाई दोनों में ही रिजल्ट्स अच्छे हैं। क्यू ऑन क्यू में फ्लैट टू पॉजिटिव है, जो कि एक मार्जिनल ग्रोथ दिखती है, और वाई ओ वाई में तो ज़बरदस्त प्रदर्शन। प्रशांत सर, ट्राइडेंट देखिए इस समय पर सिनारियो, एक तो बहुत कम शेयर ऐसे हैं सर जिनके लिए आउटलुक प्लस रिजल्ट्स दोनों का सहारा हो। ट्राइडेंट के साथ या टेक्सटाइल शेयरों के साथ इस समय वही सीन चल रहा है। यूके की ट्रेड डील, अमेरिका के साथ जब भी ट्रेड डील होगी तो मार्केट यही एक्सपेक्ट किए हुए बैठा है कि अब जब 15% का बेसलाइन हो गया है तो कहीं ना कहीं भारत भी 15-17% पर बात कर लेगा अपनी। अब तो डील जब अनाउंस होगी। तो सर एक चीज़ बताइए कि ट्राइडेंट जैसी कंपनी को कुछ अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट फ्रंट पे और इन रिजल्ट्स को देखते हुए? ऑब्वियसली यस सर, जिस तरीके से जो आपने बताया यूके और इंडिया का ट्रेड डील के बीच में टेक्सटाइल इज गेटिंग लॉट ऑफ ट्रैक्शन ऑन द पॉजिटिव साइड, और एक्सपोर्ट के कारण मुझे लगता है कि ये 2-3 कंपनियां हैं, वेल्सपन, ट्राइडेंट, ये दोनों 3 चीज कंपनी है जहाँ पे एक्सपोर्ट ओबी और यूके के लिए ज्यादा फोकस करती है। जिस तरीके से वाईओवाई के हिसाब से वो मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है, एंड इवन क्यूओक्यू नंबर देखते हो वहाँ पे भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है। 13% एबिटा मार्जिन था मार्च में, और अभी 17% के आसपास एबिटा मार्जिन आया हुआ है जून में, और इवन पैट क्यूओक्यू फ्लैट ग्रोथ हुआ है, बट वाईओवाई ऑब्वियसली जैसे बताया आपने फ्रॉम ऑलमोस्ट 74 करोड़ से लेके 140 करोड़ तक हो चुका है, अच्छा खासा जंप है। एक्सपोर्ट फोकस हाई रहेगा, मुझे लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट लेवल भी है, डिसेंट आरओई और आरओसी ग्रोथ भी एक्सपेक्टेशन है बिकॉज ऑफ हायर एक्सपोर्ट फोकस गोइंग फॉरवर्ड, तो वेरी पॉजिटिव फॉर द स्टॉक एटलीस्ट विद द टारगेट ऑफ 40-42 रुपीस। प्रशांत सर, अगर मुझे वेल्सपन इंडिया और ट्राइडेंट, क्योंकि दोनों ही टॉवल बनाने वाली कंपनियां हैं और एक नंबर 1 है एक नंबर 2 है, इन दोनों में से कोई चुनना हो तो आप किसको मोहर लगाएंगे? जस्ट अ मिनट, अगर वेल्सपन और इस पे देखते तो वैल्यूएशन वाइज मुझे वेल्सपन बेटर लग रहा है, टाइम भी थोड़ा सा डिस्काउंटेड चल रहा है व्हेन इट कंपेयर्स विद ट्राइडेंट, बट अगर मैं थोड़ा सा आरओसीज और उस पे आता हूं तो अगेन वेल्सपन लुक्स वेरी गुड, तो मुझे लगता है वैल्यूएशन फ्रंट में जाना है तो वेल्सपन में जाना है, अभी टेक्निकल फ्रंट में जाना है तो ट्राइडेंट लुक्स गुड। प्रशांत सर, ऐसे मार्केट में आपने क्या खरीदवाया अपने क्लाइंट्स को? तो अगेन लॉट ऑफ टाइम्स मैंने अपोलो हॉस्पिटल पे फोकस किया था, वही मेरा अभी भी एक फेवरेट पिक है। कंफर्टेबल हूँ इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एज वेल एज ऑन टेक्निकल चार्ट्स, तो मुझे लगता है यहाँ से 400-500 रुपए का मोमेंटम अभी भी आना चाहिए, 7800 और 8000 तक भी मुझे फोकस करना चाहिए अपोलो हॉस्पिटल पे। सेकंड, एक बायो एंड डिप स्ट्रेटेजी के हिसाब से जी एंटरटेनमेंट मैं बाय करा रहा हूँ मेरे क्लाइंट्स के लिए, जहाँ पे मुझे लगता है कि कंटेंट वैल्यूएशन अभी तक उतना कुछ ट्रिगर हुआ नहीं है, and I am expecting the stock to deliver a good return for at least next 2 quarters. 160 is the target for Z Entertainment for a short period of time, and 200 plus can be a target for 1 year. सर, जी एंटरटेनमेंट पर आपने बात की, जी एंटरटेनमेंट में 2 चीज़ें भी हुई। एक तो जो प्रमोटर की फंडिंग को लेकर शेयर होल्डर्स की अप्रूवल नहीं आई, उसको सेटबैक देख रहे हैं, उस पर कुछ और डेवलपमेंट हुए हैं? क्योंकि मैंने वहाँ तक तो पढ़ा था कि प्रमोटर्स की जो फंडिंग थी 2200-2300 करोड़ रुपए की, उसको मना कर दिया था शेयर होल्डर्स ने। यही रीजन से स्टॉक भागा भी था 125-30 से 150 तक, और वही रीजन से स्टॉक फिर से 125-130 के आसपास आ चुका है। तो अगेन आई थिंक इट विल बी रीअटेम्प्टेड इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स, मुझे लगता है कि वो अप्रूवल मिल जाएगा, इवन दे विल बी इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी इनटू द कंटेंट क्रिएशन, एंड देन आई थिंक ब्रांड चेंज हो चुका है, लोगो चेंज हो चुका है, तो देयर इज समथिंग बिग कुकिंग इन दी बिजनेस मॉडल, एंड लॉट ऑफ फंड्स, मतलब पीएमएस जैसे बड़े बड़े फंड्स है इंडिया में, वो उसको स्टॉक को अक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो आई थिंक एटलीस्ट 6 months to 12 months के हिसाब से देखोगे तो अच्छा खासा पैसा बन सकता है। ठीक है, तो जी एंटरटेनमेंट, सर ने बताया कि 167 और 200 रुपये के टारगेट के लिए जी एंटरटेनमेंट पर आप बैट लगा सकते हैं। एक अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पर भी आपको एक डिसेंट अपसाइड मिल सकता है, यहाँ पर भी बैट लगा सकते हैं। तो एंटरटेनमेंट कीजिए और हॉस्पिटल के शेयर का मज़ा लीजिए। ये एक
इम्पॉर्टेंट तथ्य रहेगा। अंशुल भाई एक चीज़ बताइए, आजकल एक मूवी बड़ी हिट हो रही है सैयारा, देख ली आपने? नहीं सर, मैं हिंदी पिक्चर नहीं देखता, मैं फैंटास्टिक फोर देखने जाऊंगा। इनका तो व्यू ही अलग रहता है सर। प्रशांत सर आपसे बात करनी पड़ेगी। आपने देखी सर? नहीं सर, ये अंशुली एक चीज बताइए, ये जो ये व्यू इतना डिफरेंट रहता है, भाभी जी एडजस्ट हो जाती हैं आपके इन व्यूज से कि आप हिंदी मूवी नहीं देखते? नहीं होती सर, हम लोग पिछले 9 साल में एक ही 2 बार थिएटर गए हैं, उसको हिंदी पिक्चर देखनी होती है, वही झाड़ के पीछे गाना चल रहा है, वही प्यार मोहब्बत चल रही। अरे कम से कम हॉलीवुड की पिक्चर देखो, आपको वर्ल्ड व्यू दिखता है अलग, मतलब एक बार दुनिया तबाह होती दिखती है, कोई एलियन आ रहा है, कुछ इस टाइप का कुछ अलग देखो। तो लड़ाई झगड़ा जो चालू हुआ तब से थिएटर ही बंद है। अब पिछले 1.5 महीने से मैंने थिएटर जाना चालू किया है, जब मिष्टू बड़ी हो गई है। अब उसको जुरासिक पार्क देखना था तो ले गया था, अभी कल परसों में फिर हम दोनों ही जाएंगे, मैं और मिष्टू हम दोनों ही जाएंगे, फैंटास्टिक फोर जाएंगे। उसके बाद कोई पिक्चर लगनी है तो उसको भी यूएस मतलब वो हॉलीवुड का कीड़ा लगा रहा हूँ कि ये हिंदी पिक्चर नहीं देखना है। बहुत अच्छे। प्रशांत सर, मैं ये जो बात पूछ रहा हूँ, ये जो सैयारा मूवी के लिए, देखिए मूवी तो एक एंटरटेनमेंट वाली चीज़ हो गई, लेकिन एंटरटेनमेंट का बेचारा जिसके पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर था, उसकी सबसे ज़्यादा पिटाई हुई पीवीआर। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर ये कुछ बॉलीवुड में रिवाइवल का संकेत है, या ये जो मूवी आई अगर आपने देखी हो, और क्या इस काउंटर में इसकी वजह से कुछ स्ट्रेंथ मिलेगी? हालांकि थोड़ा सा चला है निचले स्तरों से, 17 जुलाई को ये काउंटर 976 था और फिर वहाँ से थोड़ा सा चला 2-3 दिन 1045 तक गया, लेकिन अब थोड़ा सा रेंज में आ चुका है, दोबारा वहीं आ रहा है। तो क्या करें सर? देखो सर, जिस तरीके से आपने क्वेश्चन पूछा कि मूवी देखा नहीं देखा, मुझे मूवी देखना है, बट मुझे लग रहा है कि ये जो इंस्टाग्राम में इतने उसके रील्स वायरल हो चुके हैं, तो इट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट टू गो एंड सी मूवी। बट मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, वीकेंड्स में मैं बॉम्बे में ही नहीं हूँ। एवरी वीकेंड कोई ना कोई मैनेजमेंट मीटिंग हो जाती है, प्लान विजिट हो जाती है, तो वहां से मुझे वो मिस हो जाता है। और लास्ट 2-3 महीने से मेरा भी यही हालत है, जैसे कि मिस्टर अंशु भाई का है, मतलब वीकेंड्स पे टाइम ही नहीं मिल रहा मूवी देखने के लिए। मूवी देखना है मुझे, बट व्हेन वी कम्स टू पीवीआर अगेन, जिस तरीके से कर्नाटका स्टेट ने भी एक रिसेंटली अनाउंस किया था कि 200 के ऊपर प्राइसिंग हो नहीं सकता है, इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस। सो लॉट ऑफ प्रेशर इज कमिंग फ्रॉम दैट। शायद उसके आसपास के स्टेट्स भी शायद यही रूल्स अप्लाई करें। सो प्रेशर तो चल रहा है। और जिस तरीके से ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म में कंटेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, आई डोंट थिंक कि मतलब जो फ्रेश मूव आउट हो रहे हैं थिएटर्स देखने के लिए, जैसे कि अंशुल भाई हो, मैं हूँ, मतलब लास्ट 3-4 महीने हो चुके हैं कोई थिएटर में मोमेंटम करने के लिए। और ओटीटी में पूछोगे तो मुझे लगता है लास्ट 1 महीने में मैंने 4-5 मूवियां देख ली है ओटीटी के अंदर। उसे नाम भी याद नहीं, बस स्टोरीज बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि ओटीटी का ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, एंड पीवीआर विल कंटिन्यू टू सी दैट प्रेशर। और कोई खान का या किसी का मूवी से भी रिसेंटली आ भी नहीं रहा है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी पीवीआर गोइंग अपसाइड। तो पीवीआर के जो शेयर होल्डर हैं सर, वो किसी अपसाइड पर बेचें या अभी कोई अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सैयारा मूवी 1000 करोड़ के क्लब में चली जाएगी। अच्छा, एक प्रॉब्लम और होती थी अभी तक कि वीकेंड्स में तो फिर भी कोई मूवी लोग देखने चले जाते थे। ये मूवी का क्रेज़ ऐसा हुआ कि स्टूडेंट लोग जा रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो वो स्कूल बंक, कॉलेज बंक करके जाते हैं, तो पूरा जो 5 डे का जो सर्कल रहता है उसमें भी ऑक्यूपेंसी लेवल ठीक ठाक चल रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा मूवी इसलिए ज़्यादा आई बॉल कैच कर रही है। सर क्या लग रहा है? इट इज फोकसिंग मोर ऑन द यंग, एंड ऑब्वियसली जिस तरीके से आशिकी 1 और आशिकी 2 आया था, मुझे लगता है कि वही सिमिलर ट्रेंड इसमें भी देखा जा रहा है। सो लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटिंग इन सोशल मीडिया इज पुशिंग और पुलिंग द क्राउड टू द थिएटर्स। सी 10 में ऐसे एक दो मूवी आ जाते हैं जहां पे मोमेंटम आ जाता है, बट पीवीआर विल नॉट गेन मोर ऑन दैट।